जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे POL 204 यानी पॉलिटिकल साइंस का 204 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ये हमारे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो यानी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माना जाएगा। पेपर के टाइटल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो पेपर का टाइटल है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पेपर में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस एग्जाम्स में और उसके राइट आंसर क्या हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम हर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर अपने चैनल पे सॉल्व कराते हैं स्टूडेंट्स। तो जो आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सारे के प्रीवियस ईयर पेपर्स उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बार कैसे पेपर आए थे और उनके राइट आंसर क्या हैं। स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकियावेली राजनीतिक विचारक है, यानी पॉलिटिकल थिंकर फ्रॉम, यानी कहाँ से हैं। ठीक है, ये इसका एग्जैक्टली मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैकियावेली जो पॉलिटिकल थिंकर है वो कहाँ से हैं। तो स्टूडेंट, आपको बताना चाहूंगा कि निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ हुआ स्टूडेंट? तो ये इनका जन्म हुआ इटली के फ्लोरेंस सिटी में। सिटी का नाम क्या है? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में जन्म हुआ। ठीक है, और 1469 में किस वर्ष हुआ? स्टूडेंट, छोटी छोटी बातें जो मैं हमेशा की तरह आपको बताता रहता हूँ, आपको याद रखना है। 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ। ये एक राजनयिक, दार्शनिक, विचारक और लेखक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी फेमस पुस्तक मैकियावेली की द प्रिंस मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लिया, प्रिंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? हु रोड द बुक द प्रिंस? एक्चुअली में ये नाम है द प्रिंस, और द प्रिंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये निकोलो मैकियावेली की ही पुस्तक का नाम है, जिसको अभी मैंने आपको पहले बताया कि इनकी ये फेमस बुक मानी जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस। ओके, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना, यानी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट, किस पॉलिटिकल थिंकर ने दिया है? तो राजनीति जो आधुनिक राज्य की संकल्पना है स्टूडेंट, ये प्लेटो की है। ये किसकी है? इन्होंने, ये प्लेटो की मानी जाती है। ठीक है, आधुनिक राज्य की संकल्पना किसकी मानी जाती है? प्लेटो की मानी जाती है। मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्लेटो ने दिया है स्टूडेंट। ये तो आपको पता ही होगा, प्लेटो के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। और इनके हिसाब से आदर्श जनसंख्या इन्होंने 5040 को बताया हुआ है। ठीक है, 5040 के आसपास इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी बात की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? यानी हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हु सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स? तो ठीक है, तो राजनीति को नैतिकता से अलग करने का काम किसने किया? तो ये मैकियावेली ने किया। ठीक है, नैतिकता मतलब यहाँ पे स्टूडेंट धर्म समझिएगा। राजनीति को कई जगह आपको मिल जाएगा, राजनीति से धर्म से यानी रिलीजन से किसने अलग किया? तो रिलीजन ही नैतिकता का मूल सोर्स होता है, मूल स्रोत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली ने। किसने किया? मैकियावेली ने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मैकियावेली ने ही सेपरेट किया था पॉलिटिक्स को एथिक्स से या पॉलिटिक्स को रिलीजन से। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट, जो पूछा गया है कि मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के लिए किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? ठीक है, तो कौन से मेथड का यूज किया पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के लिए मैकियावेली ने? तो स्टूडेंट, इन्होंने जिस मेथड का इस्तेमाल किया उसको बोलते हैं इम्प्रिसिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, इम्प्रिसिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म यानी अनुभववाद और इतिहासवाद अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो अनुभववाद और इतिहासवाद हमारा राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट। ये मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए इसी का प्रयोग किया था। इसी पद्धति को वो प्रमुखता देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थक करता है? तो देखिए, रिपब्लिक मतलब गणराज्य को, रिपब्लिक का समर्थन किस में करता है स्टूडेंट? ठीक है, तो आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो मैकियावेली है, ये इसकी जो फेमस पुस्तक है द प्रिंस और द डिस्कोर्स। ठीक है, तो इसमें ये जो बात करता है, वो जो रिपब्लिक का समर्थन करता है वो द डिस्कोर्स में। किस में करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा द डिस्कोर्स। यानी मैकियावेली जो है एडवोकेट करता है रिपब्लिक के लिए, वो जो उसकी बुक है द डिस्कोर्स। ठीक है, इसमें ये करता है। स्टूडेंट, आपको कुछ और बातें बताऊं। अर्नेस्ट सीजर नोट करिएगा कि अर्नेस्ट सीजर ने मैकियावेली को गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति का गैलीलियो जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो उसका माना जाता है गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स।
किसने कहा? अर्नेस्ट सीजर ने कहा है। मैकियावेली को इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो तेज लगेगा तो आप आराम से स्लो करके भी मोड में देख सकते हैं, और अगर स्लो लगेगा तो आप मोड को अपने अकॉर्डिंग फास्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के बीच शेयर नहीं करिएगा, ताकि हम आपको हमेशा अच्छे कंटेंट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आपके सपोर्ट, शेयर से हमें सपोर्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता का सिद्धांत यानी जो थियरी ऑफ सोवर्जिनिटी है, उसको व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादन किया? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो कह रहा है संप्रभुता का सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया, तो स्टूडेंट दो बातें हमको समझनी होंगी, ठीक है। तो थियरी ऑफ सोवर्निटी है, तो उसको सोवर्निटी जो रूसो है उसने क्या कहते हैं, संप्रभुता की धारणा का जनक माना जाता है रूसो को, लेकिन इसने थियरी को यानी उसके जो उसकी सिद्धांत है उसको नहीं दिया। लेकिन आधुनिक संप्रभुता का धारणा यानी जो कॉन्सेप्ट है वो लाने का श्रेय तो जाता है रूसो को, रूसो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको सिस्टमैटिक रूप में प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति था वो जीन बॉडिन था, जिसको जीन बोधा के नाम से भी आप जानते हैं। तो जीन बॉडिन ने दिया था, ठीक है, जो फ्रांसीसी प्रोफेसर था, ठीक है। तो पहले जीन बॉडिन ने दिया था, ठीक है, और उसके बाद हब्स को भी जाना जाता है, ठीक है, और बाद में जॉन ऑस्टिन का नाम तो बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से स्टूडेंट जीन बॉडिन होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, क्योंकि किसने व्यवस्थित रूप से दिया, तो पहले जीन बॉडिन ने दिया। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लेके आए सोवर्निटी यानी संप्रभुता का पहला सिद्धांत जीन बॉडिन ने लेकर आए थे, ठीक है। इसके बाद हॉब्स आता है, तब जॉन ऑस्टिन का नाम आता है। तो सर्वप्रथम पूछा है, मतलब प्रोपाउंडेड सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। और तो ये सर्वप्रथम की बात हो जाती है, ठीक है। और अगर बात करें कि किसने दिया, ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे में जीन बॉडिन ने दिया, ठीक है, और उसके बाद में जॉन ऑस्टिन ने भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जॉन ऑस्टिन को अगर सर्वप्रथम रहेगा तो आप, तो स्टूडेंट अगर सर्वप्रथम पूछेगा तब नन ऑफ द एबव लगाएंगे, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर इसमें से चुनना रहे तो व्यवस्थित रूप से इन्होंने दिया, जॉन ऑस्टिन ने भी दिया, ठीक है। तो जॉन ऑस्टिन के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी दिया हुआ है संप्रभुता के बारे में। हॉब्स, बॉडिन और ऑस्टिन भी बात करते हैं। तो जो ऑस्टिन था, इसने जो था स्टूडेंट, सबसे पहले जीन बॉडिन ने दिया, फिर जॉन ऑस्टिन जिसका बर्थ 1779 यानी 1779 में हुआ और मृत्यु 1859 में। तो इसका कार्यकाल 1779 से 1859 था। और अगर हम, इसने भी जो है संप्रभुता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और इन्होंने अपना क्या किया था, इंग्लिश, ये जो इंग्लिश लॉमैन थे यानी न्याय विधि से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में 1832 में इन्होंने संप्रभुता के बारे में बात की थी, ठीक है। लेक्चर्स दिया था, जो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस को दिया था, ठीक है। और इसमें ने बताया था कि राज्य में निश्चित तथा सर्वोत्तम शक्ति केवल एक होती है, इस सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको सोवर्निटी के बारे में बात करते हुए जीन ऑस्टिन ने कहा था, जॉन ऑस्टिन ने कहा था। तो अगर इसमें से चुनना हो स्टूडेंट तो हम जॉन ऑस्टिन को चुनेंगे। लेकिन अगर पूछा सबसे पहले किसने दिया, तो जीन बॉडिन ने दिया हुआ था, जीन बोधा ने दिया हुआ, जिसको आप हिंदी में जीन बोधा भी कहते हो, अंग्रेजी में जीन बॉडिन आप कहते हो, ठीक है। तो सर्वप्रथम, और इसमें से दिया जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है, यानी किसने कहा लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन, यानी जो संप्रभु है, जो राज्य कर रूल कर रहा है, उसका कानून है। तो ये स्टेटमेंट ऑस्टिन का दिया हुआ है, ये इसी ने बताया था, सोवरेन की व्याख्या करते हुए कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है। वो उसने कहा जो संप्रभु होता है यानी जो सोवरेन होता है वो कानून से ऊपर होता है। वो किससे होता है, कानून से भी ऊपर होता है। वो कानून का अंग नहीं होता है, वो कानून बनाता है, ना कि वो कानून का अंग होता है। यानी जो संप्रभु होता है वो कानून यानी विधि निर्माता होता है, ना कि विधि का अंग होता है, यानी वो कानून से परे होता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्टिन, जो थियरी ऑफ ऑस्टिन, तो सोवरेन के पास क्या होती है, यानी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में संप्रभु के पास क्या होता है, क्या होता है। तो स्टूडेंट ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में संप्रभु के पास अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज, ओके, राइट एंड ड्यूटीज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, यानी मोइनिस्टिक थियरी ऑफ सोवर्निटी का सपोर्टर कौन है। ध्यान से देखिएगा, एकलवादी सिद्धांत मतलब कई बार मोइनिस्टिक थियरी अंग्रेजी में भी लिख देगा, ठीक है। तो मोइनिस्टिक थियरी का सपोर्टर कौन है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में तो मोनिस्टिक थियरी का सपोर्टर कौन है, एकलवादी सिद्धांत की बात करता है ऑस्टिन। वो कहता है कि जो सोवरेन का जो पावर होता है, यानी जो संप्रभु जो होता है उसकी जो ताकत होती है वो बटी हुई नहीं हो सकती है, वो ग्रुप्स में बट नहीं सकती है। वो एक एकलवादी की बात करता है, एकलवादी सिद्धांत की बात करता है, ठीक है। वो ग्रुप्स में पावर के डिवाइजन को या सोवरेनिटी को ग्रुप्स में या कम्युनिटी में नहीं मानता है, ठीक है। तो ये कौन नहीं मानता है, ऑस्टिन। तो कौन इसका समर्थन है एकलवादी का, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑस्टिन की संप्रभुता है। अब ऑस्टिन संप्रभुता के बारे में क्या बात करता है, तो स्टूडेंट
तो ऑस्टिन कहता है राज्य की पूर्ण राजनीतिक शक्ति के बारे में कहता है। मैंने बताया था ये विधि से ऊपर मानता है, विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत, लास्ट सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी, ठीक है। तो ऑस्टिन स्टूडेंट वो कहता है कि अब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, और वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बताता है कि जो लीगल पावर होता है वो किंग, जो संप्रभु होता है, किंग कह दिया, जो संप्रभु होता है जो सोवरेन होता है, उसी से वो लॉ निर्माता होता है, ठीक है। तो जो उसने बताया, तो ऑप्शन हमारा बी राइट रहेगा कि वो बोलता है कि जो विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है, लास्ट सोर्स है, मतलब अल्टीमेट सोर्स कौन है, जो लॉ होता है, लास्ट सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी कौन होता है, सोवरेन होता है, ठीक है। सोवरेन से ही सारे कानून होकर गुजरते हैं, यानी वो जो होता है वो आपका लीगल पावर से, लीगल अथॉरिटी से ऊपर होता है, कौन, सोवरेन, ऑस्टिन के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, जीन बॉडी इज फ्रॉम, तो जीन बोदा कहाँ से हैं, तो जीन बॉडिन का बात करें स्टूडेंट, तो जीन बॉडिन, जिसको हिंदी में आप जीन बोदा कहते हैं, इनका जन्म 1530 फ्रांस में हुआ, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे हुआ, फ्रांस से हैं, ये फ्रांस है, और इनका जन्म कब हुआ है, तो 1530 में हुआ है, 1530 ईयर है, 1530 फ्रांस में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर माने जाते हैं, और इन्होंने सबसे पहले आप इन्होंने सोवर्निटी के थियरी को दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हु यूज सोवर्निटी फर्स्टली इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो मैंने बताया ना, जो सोवर्निटी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो जीन बॉडिन ने दिया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया, बोंदा ने, जिसको आप जीन बॉडिन कहते हो। सोवर्निटी यानी संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बोंदा ने किया, ठीक है, बोंदा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बोदान के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, ठीक है। जरा ये बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडिन थियरी ऑफ सोवर्निटी, ठीक है। तो इसमें से क्या उसकी विशेषता नहीं है, बोधा के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो स्टूडेंट इसने कहा संप्रभुता सर्वोच्च और स्थायी है, यानी ये क्या था, सुप्रीम और परपेचुअल है, तो ये सही है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। फिर कह रहा है संप्रभुता कानून से ऊपर होता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, तो स्टूडेंट कानून से ऊपर भी माना है, लेकिन जो संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है, तो यही वाली इनकी विशेषता नहीं है, यानी उन्होंने संप्रभुता की विभाजन की, जो इसने कह रहा है संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी जो संप्रभुता का विभाजन हो सकता है ये गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट है तीनों, जो ए बी और डी है वो सही है। संप्रभुता सर्वोच्च इकाई है, यानी सुप्रीम और परपेचुअल है, सोवरेनिटी इज एबव देन लॉ, ये भी ठीक है, और संप्रभुता कानून से प्रतिबंधित नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, तो ये जीन बॉडिन का संप्रभुता सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, जिसको शॉर्ट में द रिपब्लिका के नाम से जानते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब बात करें 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, तो ये वर्क हो जाता है 1576 में बोंदा का, ठीक है, बॉडिन का ये वर्क है, जीन बॉडिन का ये वर्क हो जाता है स्टूडेंट, बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है, इसका पूरा नाम है, यानी 6 बुक जो रिपब्लिक से संबंधित है, जिसको द रिपब्लिका कहते हैं। और प्लेटो की किताब का नाम क्या है, द रिपब्लिक, क्या नाम है, रिपब्लिक, ठीक है, बस रिपब्लिक जो है, रिपब्लिका नहीं, द रिपब्लिका जो हो जाती है वो किसकी हो जाती है, जीन बॉडिन की। इन्होंने ये बुक 1576 में लिखा है, कितने में लिखा है, 1576 में। लेकिन बस रिपब्लिक की बात आ जाए या द रिपब्लिक हो जाए, तो वो प्लेटो की पुस्तक का नाम है, ठीक है, द रिपब्लिक, और रिपब्लिका, और इसका पूरा टाइटल है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है, ये बॉडिन का वर्क है, ठीक है, बोधा का वर्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक यानी आधार किसने दिया, यानी हु प्रोवाइडेड थियोरेटिकल एंड फिलोसफिकल ग्राउंड टू मैकियावेली आइडियोलॉजी, तो किसने दिया, तो स्टूडेंट मैकियावेली के विचारों को सिद्धांतिक और दार्शनिक आधार हॉब्स ने दिया, किसने दिया, हॉब्स ने। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका कि मैकियावेली के विचारों को आगे जो और ये हॉब्स क्या था, राजतंत्र का समर्थक था, कानूनी संप्रभुता का समर्थक था। इसके बारे में 2 बातें याद रखिएगा, जो हॉब्स था वो कानूनी संप्रभुता का समर्थक था और राजतंत्र का समर्थक था, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में ये था। और इसी ने, जो मैकियावेली ने अपना सिद्धांत 16वीं सेंचुरी में आइडियोलॉजी दिया था, और उसको जो सैद्धांतिक और दार्शनिक, यानी जो आप कह सकते हो कि थियोरेटिकल और फिलोसफिकल शेप देने का काम हॉब्स ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स। अगला क्वेश्चन,
बॉडिन एडवोकेटेड विच टाइप ऑफ सॉवरेनिटी, यानी जो बोधा है संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है। तो मैंने बताया ये कानूनी संप्रभुता का समर्थक है। याद रखना है संप्रभुता में किस संप्रभुता का, लीगल सोवरेनिटी का समर्थक है कौन, आपका बॉडिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेविथियान। तो लेविथियान जो पुस्तक का लेखक कौन है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, और बार बार रिपीट किया जाता है। और आपको याद रखना है ये हॉब्स की प्रमुख पुस्तक है लेवियाथन, जिसमें उसने एक दैत्य से उसको तुलना की है, ठीक है, संप्रभु की। और वो हॉब्स का ये जो है पुस्तक है, ठीक है। और ये कब लिखी गई, तो ईयर भी आपको बता देता हूं, 1651। ईयर क्या था, 1651 में ये पुस्तक आ रही है, ठीक है, लेवियाथन। और आपको बात याद रखना है, हॉब्स जो है वो सामाजिक समझौता का ठीक से विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, हॉब्स को जाता है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है वो हॉब्स ने दिया है, ठीक है। और हॉब्स जो है वो राजनीति में निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षता की वकालत करता है। ये भी याद रखिएगा कि हॉब्स किससे जुड़ा हुआ है, तो निरंकुशतावाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एकांगी, दरिद्र, नीच, घातंकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है कि मैन के बारे में कहा था कि मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज सॉलिटरी पुअर। जो आदमी क्या था, नेचर में क्या था, नेचर की मतलब प्रकृति की आलोचना करते हुए स्टेटमेंट कर रहा है कि आदमी जब प्रकृति का राज्य था तो सॉलिटरी अकेला था, गरीब था, नास्टी था, ठीक है, एक तरह से नीच किस्म का था। और ब्रूटिस मतलब जो क्या कहते हैं, ब्रूटी जो ब्रूटल होता है, यानी जो मतलब निर्दयी होता है। तो वो कह रहा प्रकृति के राज्य में मनुष्य ऐसा था, ठीक है, एकांगी, दरिद्र, नीच और घातकी था। तो किसने कहा था, तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट दिया था हॉब्स ने। किसने दिया था, हॉब्स ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉब्स। और किसमें दिया था अपनी पुस्तक, लेवियाथन, 1660 में जो आई थी। कब ये पुस्तक आ रही है, लेवियाथन, तो 16, ठीक है। तो आपका जो लेविथियान है स्टूडेंट 1651 यानी 1660 के दशक में मान सकते हैं, और 1651 में आई थी। और इसकी एक और हॉब्स की प्रमुख पुस्तक का नाम है, आप याद रखिएगा स्टूडेंट, बार बार पूछ भी लिया जाता है। तो एक लेवियाथन हो जाता है, 1651 में रचना की थी। और एक है डी सीवे, DECIVE। तो डी सीवे 1642 में इसकी पुस्तक आ रही है। हॉब्स के बारे में आपको ये दो बातें और अच्छे से याद रखनी होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट रहेगा, हॉब्स, ठीक है, हॉब्स हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉब्स सपोर्टेड विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी बात मैंने बता दी है कि इसने राजतंत्र का, निरंकुशतावाद का, ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी का और मोनार्की का समर्थन किया था। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कि जो हॉब्स है वो किसका सपोर्ट है, मोनार्की का, ठीक है। और मोनार्की को सही साबित करने के लिए इसने सामाजिक समझौता सिद्धांत को ठीक से विकसित किया था, ठीक है। तो हॉब्स ने अगर क्वेश्चन पूछा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत किसका है, तो ये हॉब्स की ही पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थॉमस हॉब्स डिस्कस सोवर्निटी विच इज, यानी थॉमस हॉब्स संप्रभुता विषय के में व्याख्या करता है जो है, तो संप्रभुता को क्या बताता है, लीगल सोवर्निटी। आपको याद रखना है, मैंने ये बातें आपको स्टूडेंट पहले ही बताई कि वो कानूनी संप्रभुता का समर्थक है। थॉमस हॉब्स कानूनी संप्रभुता का समर्थक है। तो स्टूडेंट आपको एक बात और बता दूं, इस पेपर में आपको हॉब्स और आपको ऑस्टिन, और हॉब्स, ऑस्टिन, बॉडिन मतलब बोंदा, इनको अच्छे से देख के ही जाना होगा स्टूडेंट। इस सब से क्वेश्चन, मैकियावेली, इन सब से क्वेश्चन खूब सारे उठाए गए, इन विचारकों से खूब सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जॉन लॉक को देख के जाना है, TH ग्रीन को देख लेना है, मतलब इन विचारकों को छोड़ना नहीं है, अच्छे से इनके बारे में, इनके रचनाओं के बारे में पढ़ के आपको जाना होगा। तो थॉमस हॉब है जो वो लीगल सोवर्निटी यानी कानूनी संप्रभुता का समर्थक है, और ये मानता है कि जो राज संप्रभु होता है वो कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि कानून निर्माता होता है, ठीक है। वो राजा जो सोवर्नेट जो संप्रभु है वो कानून का पालन करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बल्कि कानून जो है संप्रभु का आदेश है, ठीक है। यानी जो कानून होता है वो संप्रभु से ही आता है, जो लेकिन उस कानून का पालन करने के लिए संप्रभु बाध्य नहीं है, खुद नहीं पालन करने के लिए बाध्य है, लेकिन वो जनता से या लोगों से उसको पालन करवाएगा, ठीक है। तो कानून का जो है पालन कराने की जिम्मेदारी संप्रभु की है, लेकिन वो खुद उसको पालन नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का मैंने बताया था लेवियाथन में, ठीक है। इस किस में है, लेवियाथन में हॉब्स इस थियरी को देता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसकी एक फेमस और पुस्तक का नाम मैंने बताया था, डी सीवे, आप उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। डी सीवे जो 1642 में आया था और 1650
1651 में आपका लेवियाथन आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया? तो राज्य के लिए सबसे पहले कॉमनवेल्थ का प्रयोग, ठीक है, हॉब्स ने किया। किसने किया? हॉब्स ने। राज्य शब्द के लिए, स्टेट की जगह पे कॉमनवेल्थ का प्रयोग सबसे पहले हॉब्स ने किया। और जबकि मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। राज्य शब्द, स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मैकियावेली ने। और स्टेट की जगह पे कॉमनवेल्थ का प्रयोग किसने किया? हॉब्स ने किया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था यानी जो नेचर था वो क्या था? तो जो स्टेट ऑफ नेचर जो था हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, यानी ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर, नेचर का कैसे था? तो वो क्या थी? पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक। ना तो राजनीतिक अवस्था थी और ना सामाजिक अवस्था थी। तो इसको हम किस अवस्था के नाम से जानते हैं? राज्य की पूर्व स्थिति के नाम से हम जानते हैं। जब प्रकृति का शासन था तो ना तो राजनीतिक अवस्था थी ना सामाजिक, इसको पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आ जाए पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक, यानी तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक होना चाहिए, ना कि राजनीतिक और सामाजिक होना चाहिए। तो पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक अवस्था को राज्य की पूर्व स्थिति के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको प्री स्टेज ऑफ स्टेट अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? पहले कैसा था? स्टेट ऑफ नेचर यानी प्रकृति की अवस्था थी, राज्य के पूर्व की स्थिति। ओके, अगला क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार राजा था। तो देखिए, अब राजा, हॉब्स के अनुसार जो राजा है यानी राजा ही संप्रभु है, तो वो क्या है? समझौते का हिस्सा है, समझौते का हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, तो किंग वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, समझौते का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन उदारवाद का जनक कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक जो होता है, लिबरलिज्म, फादर ऑफ लिबरलिज्म, ये जॉन लॉक को माना जाता है। स्टूडेंट, जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है। 1632 में जॉन लॉक का बर्थ हुआ था। 1632 में जॉन लॉक का बर्थ हुआ था। ठीक है, और ये इंग्लिश यानी मतलब ब्रिटिश था। और ये 1632 से 1704 का इसका जीवन काल है। इंग्लिश फिलोसफर और पॉलिटिकल थिंकर था। ठीक है स्टूडेंट, ओके, चलिए, और इसने ही उदारवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जॉन लॉक किससे प्रेरित था? तो स्टूडेंट, जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित था इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से, जिसको ग्लोरियन या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। और ये ग्लोरियन यानी जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो स्टूडेंट, आपको याद रखना, ये 1688 में हुई थी। कब हुई थी? 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें बिना रक्त की एक बूंद गवाए सत्ता परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, इसको रक्तहीन क्रांति यानी ब्लड लेस रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो एक निरंकुश शासक था जेम्स द्वितीय को हटाकर 1688 में वहां लोकतंत्र को मानने वाले, ठीक है, मैरी और विलियम ऑरेंज को राजगद्दी पे बैठा दिया गया था। और ये किसके समर्थक थे? लोकतंत्र के समर्थक थे, विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी। ठीक है, और जेम्स टू जो तानाशाही का और जो राजशाही का समर्थक था, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, उसको हटा दिया गया था। तो इसी से प्रभावित हुआ था जॉन लॉक, यानी बिना रक्त की एक बूंद हटाए सत्ता परिवर्तन कर दिया गया था इंग्लैंड में। तो उसी को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हम कहते हैं, जिसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं, उसी से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। तो लॉक जो है स्टूडेंट्स, वो 3 तरह के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है। जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ लिबर्टी, और तीसरा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। तो 3 तरह के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है। तो 3 ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। 3 प्रकार के नेचुरल राइट का समर्थक जॉन लॉक है, जो एक उदारवादी विचारक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट वाज। तो जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता था, यानी क्या था, कितना था, कितना समझौता था? तो सामाजिक समझौता की बात कर रहा है, प्राकृतिक उसकी बात नहीं कर रहा है स्टूडेंट। तो नेचुरल राइट के बारे में तो 3 बता ही दिया है। अब सामाजिक समझौतों की संख्या 2 थी। ठीक है, वो 2 मानते हैं। ठीक है, पहला समझौता था कि प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की स्थापना करता है। ठीक है, और दूसरा समझौता था कि व्यक्ति द्वारा राज्य का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा मूल समझौते में स्वीकार की गई शर्तों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक शासन व्यवस्था स्थापित की जाती
है, ठीक है। तो दो समझौते की बात करता है, एक में सिविल सोसाइटी की स्थापना की बात करता है और एक में राज्य की स्थापना करने की बात, यानी नागरिक समाज की स्थापना की बात और राज्य की स्थापना की बात करता है। तो दो थी, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा बी, दो। सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता कितना था, दो था, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट ये बुक लिखी गई 1690 में और लिखी गई किसके द्वारा, जॉन लॉक द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, जॉन लॉक द्वारा 1690 में लिखी गई थी, ईयर था 1690, ठीक है। तो 1690 में लिखी गई टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। और जॉन लॉक की और पुस्तकों की बात करें तो इसने लेटर ऑन टॉलरेशन यानी सहिष्णुता पे पत्र 1689 में लिखा था। शासन पर दो पत्र लिखा था जिसको कहा जाता है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1690 में, ठीक है। ये दो फेमस इसके हो जाते हैं। और भी इसने सहिष्णुता पे दूसरा पत्र भी लिखा है यानी सेकेंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके इंपॉर्टेंट वर्क की हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच थिंकर प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया, सॉरी, ठीक है। तो स्टूडेंट संविधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया जॉन लॉक ने, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो संविधानिक सरकार की संकल्पना जो था कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की देन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया। तो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत जिसको हॉब्स ने दिया, ठीक है। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, हॉब्स ने दिया, ठीक है। ये हॉब्स का है, ठीक है। तो हॉब्स को, बॉर्डिन को और लॉक को, इन लोगों को अच्छे से आपको देख के जाना है, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। इससे स्टूडेंट हमें अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा आपके लिए कर रहे हैं और आपके लिए और ढेर सारे वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पे हम लेकर आते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक स्टूडेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट्स हो तो सीधे हमसे पूछ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान इच्छा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल किसने दी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल जो होता है स्टूडेंट, ये जीन जैक रूसो का होता है, ठीक है। तो रूसो की ये संकल्पना थी। समान इच्छा की संकल्पना किसने दिया था, रूसो ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये रूसो का है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है। तो रूसो की देखिए पुस्तकों का नाम पूछ लिया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट आपको राइटर्स, थिंकर्स और उनकी पुस्तकों को देख के जाना है और वो मैं बताते रहता हूं। तो देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो की एक पुस्तक है, बिल्कुल सही है। दूसरा डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, तो डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ये भी एक पुस्तक है, तो ये दोनों पुस्तक हो जाती है स्टूडेंट। तीसरा कह रहा है कि द एमिल, ये भी एक पुस्तक हो जाती है। तो ये सारी एक पुस्तकें हैं। द एमिल रूसो की पुस्तक है, ये एमिल जो है सबसे पॉपुलर पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। और एक और पुस्तक है स्टूडेंट, वो भी नोट कर लीजिए, कन्फेशन। कन्फेशन और जूली, ये दो और पुस्तक है रूसो की, कन्फेशन, जूली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी और 3 एसे ऑन रिलीजन, ये वर्क है। सॉरी 3 एसे कह दिया, 3 एसे ऑन रिलीजन ये जो है रूसो का वर्क नहीं है। बाकी जो सारा वर्क है वो रूसो का है, लेकिन 3 एसेज ऑन रिलीजन ये रूसो का वर्क नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी और एमिल, ये सब रूसो का वर्क है, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा वर्क है, तीसरा वर्क नहीं है। इसके अलावा कन्फेशन और जूली दो वर्क और रूसो के ही हैं, ठीक है। चलिए रूसो के अनुसार समान इच्छा यानी समान जनरल विल, देखिए यहाँ पूछ भी दिया, वो पूछा है कि जनरल विल किसका है, तो जनरल विल रूसो का है, ठीक है। यानी जिसको आप कहते हो समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है, तो रूसो ने दिया है। और ये रूसो का समान इच्छा का में बात करता है कि समान इच्छा क्या है, तो उसने दो इच्छा की बात की है। पहले बताया कि आदर्श इच्छा क्या होती है और यथार्थ इच्छा क्या होती है। तो यथार्थ जो आदर्श इच्छा होती है वो समाज हित में काम करती है, पहले इसको समझ लीजिए स्टूडेंट। यानी जो आपका रियल विल होता है वो समाज के हित में होता है, ठीक है। और जो दूसरा एक्चुअल विल होता है वो स्वयं के हित में होता है, यानी यथार्थ इच्छा जो होता है वो स्वयं का हित देखती है और आदर्श इच्छा समाज हित देखती है। तो समान इच्छा के बारे में स्टूडेंट बात करते हुए रूसो कहता है, तो वो कहता है कि सारा
जो है ना, आदर्श इच्छा का योग, अच्छाइयों का निचोड़, सारा अच्छाइयों का निचोड़ ही क्या है, सारे अच्छाइयों का निचोड़ ही आपका रूसो मानता है समान इच्छा है, ठीक है। सारे अच्छाइयों का निचोड़ को मानता है, ठीक है। दोनों का योग नहीं होता है स्टूडेंट, सारे सकारात्मक बातों को मानता है और नकारात्मक को हटाने को कहता है। तो जब जब हम अपने हित के बारे में बस बात करते हैं तो उसमें हम नकारात्मक चीजों को भी देख लेते हैं जिससे मेरा भला हो, लेकिन आदर्श इच्छा योग को ही, मतलब सारे आदर्श इच्छाओं का निचोड़, आदर्श इच्छाओं का योग ही समान इच्छा रूसो के अनुसार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इमैनुअल कांट विचारक है। तो इमैनुअल कांट कैसा है स्टूडेंट, ये आदर्शवादी, जिसको आइडियलिस्ट कहते हैं। तो ये आदर्शवादी विचारक हो जाता है, ठीक है, आइडियलिस्ट, ठीक है। ये इसको अगर आप और अच्छे से समझिए स्टूडेंट, तो ये ट्रांसेंडेंटल आइडियलिस्ट है। ये कैसा आइडियलिस्ट है, ट्रांसेंडेंटल, यानी जो भौतिकवादता से एकदम परे होकर आदर्शवाद होता है, वो आदर्शवाद इमैनुअल कांट है, ठीक है। और आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, इमैनुअल कांट को अगर पूछ देता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, यानी आधुनिक फिलॉसफी के पिता कौन माने जाते हैं, तो ये आपके इमैनुअल कांट ही माने जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इमैनुअल कांट का जन्म स्टूडेंट 1724 जर्मनी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है, 1724 से लेकर 1804 इनका समय काल रहा है, और जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ 1724 में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, एडमंड बर्क विचारक है। कैसा विचारक है, यानी कैसा थिंकर है, तो कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है। कैसा है, एडमंड बर्क जो है वो कंजर्वेटिव थिंकर है। कैसा थिंकर है, कंजर्वेटिव थिंकर है, ठीक है। एडमंड बर्क के बारे में बता दूं स्टूडेंट, ये इंग्लैंड के विग पार्टी, इंग्लैंड में दो पार्टियां शासन कर रही थी, विग और टोरी। तो ये विग पार्टी से मतलब संबंधित था, और एंग्लो आयरिश था, यानी आयरलैंड से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिज्म, यानी रूढ़िवादी का पिता, मॉडर्न आधुनिक रूढ़िवादिताओं का पिता किसको माना जाता है, तो एडमंड बर्क को माना जाता है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव थिंकर ही था। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कौन करता है स्टूडेंट, तो वो बेंथम करता है, ठीक है। और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को बेंथम ने एक शब्द दिया था, अगर ये पूछ देता है, फंडामेंटल एक्सियम, फंडामेंटल एक्सियम, ठीक है, एक्सियम AXIOM। तो उसी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को फंडामेंटल एक्सियम कहा था, किसने, बेंथम ने कहा था, ठीक है। और ये 1789 में, ठीक है, 1789 में ये बातें होती हैं, ठीक है। इसका जन्म, अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सकारात्मक उदारवाद के लिए देखिए, अगर उदारवाद का जनक कौन है, वो जॉन लॉक है, ठीक है। लेकिन सकारात्मक उदारवाद से स्टूडेंट अगर बात करें कि उसका मतलब प्रोपाउंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, तो स्टूडेंट आपका बेंथम और जेएस मिल ने लास्की को मान सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक उदारवाद से इसमें लास्की जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। लास्की ये तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि फादर है कि नहीं, लेकिन लास्की इससे जुड़ा हुआ है सकारात्मक लिबरलिज्म से, यानी सकारात्मक उदारवाद से लास्की जुड़ा हुआ है, तो हम इसी को मानेंगे। बाकी जेएस मिल और बेंथम इससे रिलेटेड नहीं है, तो हम ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। बाकी इसको आप, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर को चेक कर लीजिएगा, लेकिन लास्की सकारात्मक उदारवाद से जुड़ा हुआ है, इसको हमने अच्छे से देखा है। बाकी उसमें स्पष्ट नहीं मिला कि इसका फादर है कि नहीं, यानी इसका प्रणेता है कि नहीं है। तो स्टूडेंट, इस तरह से 40 क्वेश्चन हमने आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट, हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको आपके पेपर से रिलेटेड आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि स्टूडेंट आप किस सब्जेक्ट से और पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर आपको कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश कर, आपको पता ही है, आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको डाउट्स को क्लियर करने की हम कोशिश भी करते रहते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।